नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जी हाँ, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये खास प्रोग्राम हम आप तक लेकर आते हैं और ये खास कार्यक्रम निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी कोशिश यारा फर्टिलाइजर्स के साथ मिलकर लगातार यही है कि आप तक बहुत अच्छी जानकारियां पहुंचाएं, वो भी विशेषज्ञों के माध्यम से। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे स्टूडियो में और कई बार आपके साथ बीच में खेतों में भी पहुंच जाते हैं और वहां पर आपसे मिलकर बातचीत करते हैं कि कैसे आप अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का, समाज के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ आप अच्छी मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऐसी ही बातें करते लगातार हम लोग अब एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आलू में सही पोषण की सही शुरुआत कैसे की जाए और यारा मिला कॉम्प्लेक्स की इसमें क्या भूमिका है। और इन बातों को, इन चर्चा को परिपूर्ण करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान फिर से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर रिदम कक्कड़ का। आप हैं बायोलॉजिकल एक्सपर्ट मैनेजर यारा इंडिया से। नमस्कार रिदम जी। मैम। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आलू की खेती में सही पोषण की शुरुआत जो है वो इतनी ज़रूरी क्यों मानी जाती है कि स्टार्टिंग से ही उसको पोषण प्रबंधन देना ही देना है। जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम जैसे वो कहते हैं ना, मतलब अगर शुरुआत बढ़िया है, बुनियाद बढ़िया है, तो पूरा जो घर है वो बढ़िया चलेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही चीज़ हमारे खेत में, हमारे पौधों पर भी आती है। अगर हम उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत एक तंदुरुस्त पूर्ण, एक अच्छी शुरुआत करेंगे तो हमें ये एक विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं पौधा भी तंदुरुस्त रहेगा, उसके अंदर ताकत रहेगी, बहुत सी चीज़ें पौधा झेल जाएगा और अंत तक उसका हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। इसीलिए शुरुआत सही करना किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ हमारी खेती में भी आती है, चाहे वो हमारी मिट्टी की जांच से शुरुआत हो और उसके बाद हमें किस तरीके से अपनी, जब हम बेसल एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं अपने खेत में, हमें वो किस प्रकार करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारा खेत पहले दिन से जब उसकी फुटाव हो, हमारा खेत में हरियाली जो दिखे वो एक समान दिखे या ऊपर नीचे दिखे। क्योंकि अगर खेत ऊपर नीचे होता है, शुरू से एक समान नहीं होता है, तो उसका कहीं ना कहीं आगे जा कर के असर डेफिनेटली आता ही है। जैसे बोलते हैं ना कि बस शुरुआत भली है तो हम ये मान लेते हैं कि अब कार्य जो है वो ठीक ठीक ही चलेगा। बिल्कुल सही। बस तो वही चीज़ हमें अपने खेत में भी अपनानी होती है। यानी शुरुआत सही तरीके से हो और इसके लिए सही जानकारी होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यारा किस तरह से हमारे किसान भाइयों को सहयोग करता है ये सही जानकारी देने में। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि अपनी फसल की जब भी आप शुरुआत करें, उसमें मैंने पहले भी कहा था और हमारे और भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो इस पर बहुत ज़ोर देते हैं, सरकार बहुत ज़ोर देती है इस बात पर कि आप अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। हमारी मिट्टी की जांच होगी अपने खेत शुरू करने से पहले, फसल चक्र शुरू करने से पहले, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में क्या खराबी है या क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे है, उसका हमें किस प्रकार से इलाज करना है, उसको हमें किस प्रकार से पूरा करना है। सबसे पहले चीज़ तो ये होती है, मिट्टी की हमें जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, सही से जांच करानी चाहिए, मिट्टी का नमूना सही से लेना चाहिए। अगर मिट्टी का नमूना ठीक नहीं है तो वो जांच भी फिर आगे सही नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। एक बार हमारे पास अगर मिट्टी की जाँच की हमारे पास जब रिज़ल्ट आ जाता है, उसको हम स्टडी करें, कृषि विशेषज्ञों से हम बात करें कि उसका क्या रिजल्ट है, वो किस प्रकार से हमको इफ़ेक्ट करता है, किस प्रकार से उसका मिट्टी पर इफ़ेक्ट है, किस प्रकार से उसका खेती पर इफ़ेक्ट है और कहाँ पर हमें अपना समय बिताना चाहिए, किस प्रकार से हमें उसे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के किस तरीके से हमें उसे मैनेज करना चाहिए। उसके बाद जो हम क्रॉप प्लान किसान को देते हैं, जो यारा का क्रॉप प्लान है, देखिए 4R कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है प्लांट न्यूट्रिशन की साइंस में, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही, जिसे बोलते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसमें किसान को हम ये बताते हैं कि आप सही टाइम पे सही चीज़ दीजिए, सही पोषण दीजिए, सही मात्रा में दीजिए, सही तरीके से दीजिए। अब इसमें सही
कौन सा न्यूट्रिशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर शुरू में नाइट्रोजन देना है तो वो देना ही है। नाइट्रोजन के बिना आपकी फसल में जो है पहले दिन की जो ताकत चाहिए होती है, पहली जो हरियाली देखनी होती है किसान को, वो नहीं दिखेगी। पहले उसे फॉस्फोरस भी चाहिए क्योंकि जो पहली जड़ निकलेगी वो वहाँ पे फॉस्फोरस बहुत मददगार उसको होता है। उसके साथ उसे पोटाशियम भी चाहिए। पोटाशियम जो है, जो हमारी जो बीज होता है, जैसे आलू का हमने सीड लगाया, आलू के सीड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एक तरीके से निकाल करके और उसको पहुंचाएगा सही जगहों पे कि चलो भाई अब अपना जीवन काल तुम शुरू करो। तो वो चीज़ हमारा पोटाशियम करवा देता है। साथ में इसके साथ जैसे हमारा सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब मिलकर के जो हमारे पौधे का क्लोरोफिल है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होना है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होना है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होनी है, पहली हरियाली जो देखने को मिलती है वो वहाँ हमें मिलती है। तो 4R कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि भाई आप अपने पौधे को समझिए, उससे पहले मिट्टी की जांच हमारे पास है ही। अपने पौधे को समझिए कि उसको कब क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, उसी प्रकार से हम चले आगे, एक एक कदम हम उसी प्रकार से बढ़ाएं ताकि किसी भी स्टेज पर, किसी भी अवस्था पर जो हमारा पौधा है वो भूखा ना रहे। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आलू की बात करूं कि आज पौधे ने अपना खाना उठा लिया, अब 5 दिन तक पौधा कुछ नहीं खा रहा है, 10 दिन तक कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। सही बात है। अब पौधा थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ रोज ग्रहण करेगा ही। तो वो जो एक कंटिन्यूएशन, वो जो एक सस्टेनेबिलिटी आती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में, बैलेंस्ड अप्रोच जो आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में, वो हमें शुरू से लेकर के चलना पड़ता है। और वही जो यारा का क्रॉप प्लान हम देते हैं किसान को, जो आप लोग के पास भी, आप लोग के किसानों के पास होता है, व्हाट्सएप के ज़रिए हम किसानों को देते हैं। कि हम जब किसानों के बीच में जाते हैं तब हम उनको वो देते हैं, मीटिंग्स चलती हैं उनमें हम उनको देते हैं। हम उनको यही उसमें समझाते हैं कि आपने अपनी हर अवस्था की, आलू की अवस्था पर किस प्रकार से पोषण प्रबंधन आपने बदलना है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं फिर कहती हूँ कि हमारे हर पौधे को 17 ज़रूरी तत्व चाहिए ही होते हैं। बिल्कुल। वो 17 ज़रूरी तत्व के बिना उनका जीवन काल हम मान सकते हैं कि पूरा नहीं होता है। और हर एक तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर के सिनर्जी में काम करता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ NPK दे दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। पौधे को सल्फ़र भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैंगनीज़ भी चाहिए। सब पौधे को चाहिए होता है और बैलेंस तरीके से चाहिए होता है ताकि एक जो उसका ढांचा है, जो उसके अपने अंदर, जो पौधे के अंदर जो काम चल रहा है, वो एकदम ऑप्टिमम रेट पे चल सके। बिल्कुल। और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। यस, बिल्कुल सही आपने मैम बात बोली कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिनको बहुत से किसान जानते हैं, वो ज़रूरी हैं, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि अगर हम खाना बनाएं, खाने में नमक ना हो ना तो तुरंत पकड़ा जाता है कि आज खाने में नमक की कमी हो गई है और कुछ टेस्ट नहीं आ रहा जब तक वो एक लास्ट नमक पूरा ना किया जाए। वही चीज़ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है कि जब तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो जाता नहीं है ना पौधे में, तब तक मज़ा नहीं आता है। वो NPK का भी वो हम फ़ायदा नहीं ले पाते हैं जब तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपस में मेल जोल नहीं आता है उसमें। तो ये चीज़ें हैं जो यारा क्रॉप प्लान में होती हैं और इसी चीज़ों का हमें शुरू से ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आज हम बात कर रहे हैं आलू में सही पोषण की सही शुरुआत और साथ ही साथ यारा मिला कॉम्प्लेक्स की भूमिका। अगला सवाल मैं आपसे परिस्थितियों से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी। आज किसान अक्सर शुरुआती चरण में पोषण की अनदेखी कर देता है, उसे इग्नोर कर देता है। कई बार सोचता है कि शुरुआती दौर में पोषण प्रबंधन ना करूँ, क्यों पैसा लगाऊं, क्यों मेहनत इसमें दूं, जिससे आगे हमारी फसल जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शुरुआती पोषण की कमी से किस तरह की समस्याएं हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं और उनको पहचानी कैसे हमारे किसान भाई? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका, क्योंकि कई किसान भाई नए किसान हैं। जी बिल्कुल, है ना, तो उन्हें ये जानकारी आपके माध्यम से मिले। जी, अब शुरू में क्या होता है, हम जब भी किसानों के पास जाते हैं, हम सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछते हैं, आप अपना खेत कैसा देखना चाहते हो पहले दिन से? एक सार खेत देखना चाहते हो, या अगर मेरा ये खेत है यहाँ पे तो अच्छी हरियाली दिख रही है और एक तरफ खेत थोड़ा डाउन है, या फिर उसमें लग रहा है कि यार ये ऊपर नीचे खेत चल रहा है, वो सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि कुछ पे हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ कमी हमसे रह गई है। कि खेत, क्योंकि बीज एक साथ लगाया,
ठीक है। अब हो इतना जहाँ पे खेत है बहुत ज़्यादा हो सकता है मिट्टी में वेरिएशन भी ना हो, मौसम तो पूरे खेत को एक ही मिला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मौसम पूरे खेत को एक मिला है। तो वहाँ पे यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमसे कहीं कुछ चूक हुई है, हम एक तरीके से नहीं चल पाए, या जो हमने एनपीके दिया वो हमारे हर पौधे को या हर बीज को जो शुरुआत में मिलना चाहिए था वो एक सार नहीं उसको मिला है, कहीं कमी पेशी रह गई है, इसलिए खेत पहले दिन से ऊपर नीचे चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे खेत हमारा आगे प्रोग्रेस करता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी दिखने लग जाती है। उसमें कई बार जिंक की कमी अब बहुत कॉमनली दिखने लग गई है, आलू के खेत में बहुत कॉमनली अब जिंक की कमी पहचानी जाती है। पत्तियाँ, ऊपर वाली पत्तियाँ सुकड़ी सुकड़ी सी लगने लग जाती हैं, बहुत आसानी से पहचानी जाती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आलू थोड़ा हमारा प्रोग्रेस कर जाता है, जब हम उसे निकालते भी आगे, तब पता लग जाता है कि अगर आलू कटा फटा है, उसमें खोखलापन है, उसमें भूरापन है अंदर, या उसमें छिलके में कुछ कमी दिख रही है, तो पता लग जाता है कि इसमें कैल्शियम की कमी रही है, बोरॉन की कमी रही है, उसमें कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की पूर्ति सही टाइम पे सही तरीके से नहीं करी गई है। तो आलू खोखला तो बाद में पता चलता है बिल्कुल हार्वेस्ट के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर मैं घर की भी बात करूं, मैं भी जब आलू काटती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, आलू ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा है जी, लेकिन जब उसको अंदर से काटो तो उसमें खोखलापन होता है, उसमें कालापन होता है, बहुत खराब होता है अंदर से, जी। जिसे फेंकना ही पड़ता है। जी। ये किस वजह से होता है और इसको क्या किसान भाई पहले ही पहचान सकते हैं हार्वेस्टिंग से? जी मैम, देखिए शुरू में ये जो कमी आती है ये आती न्यूट्रिएंट की है। आप जो मैंने पहले भी कहा कि जो हम अपनी प्लेट में लेकर के आते हैं, जो हमारी रसोई में आता है ना, किस और ख़ासकर आलू कैसा उबलेगा, कैसा फ्राई होगा, फ्राई होकर के उसका जो चिप्स है वो किस रंग का दिखेगा, हम जब उसको काटेंगे कैसा दिखेगा, वो उसका टेस्ट कैसा आएगा। मीठा आलू तो नहीं आ रहा है हमारे घर में, मीठा आलू हम लोग नहीं लेते, तो मीठा आलू तो नहीं आ रहा है हमारे घर में। ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन पे ही डिपेंडेंट होती हैं, खेत पे ही डिपेंडेंट होती हैं। शुरू में भी जब हम देखते हैं हमारी पत्तियाँ हमें बता देती हैं कि वहाँ पे कोई न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, जैसे मैंने आपको जिंक का बताया कि जिंक की कमी है, उसी प्रकार से बोरॉन की कमी नए पत्तों पर हमें देखने को मिल जाती है। हम मैग्नीशियम की कमी देखना चाहें तो मैग्नीशियम की कमी, जो पुराने पत्ते होते हैं बीच बीच से ना, उन जो पत्तियों की नसें होती हैं, नसों के बीच में से पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। अच्छा। वो आपके मैग्नीशियम की कमी पहचान में आ जाती है। आयरन की कमी पहचाननी हो तो ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, उसमें आपके आयरन की कमी जो दिख जाती है, जैसे पत्ते नसों के बीच में से पीले पड़ जाते हैं। मैग्नीशियम में पुराना पत्ता पीला पड़ता है और आयरन में नया पत्ता पीला पड़ता है, ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। उसी प्रकार से पोटाशियम की कमी होती है, अगर आपके पत्ते किनारी से जलने लग गए हैं तो वो आपके पोटाशियम की कमी देखने को मिल जाती है। कैल्शियम में अगर आपका टिप वाला जो पत्ता होता है, बिल्कुल अगर वहाँ पे उसमें पीलापन आ रहा है तो वो पता लग जाता है। शुरू में अगर अपना खेत जब किसान अपना खेत क्योंकि रोज़ जा कर के देखता है, अगर एक आधा पौधा हम देखें निकाल करके, हमें लग रहा है कि उसमें कंद नहीं बन रहा है, तब भी हमें समझ आ जाता है कि इसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, इसमें फॉस्फोरस की कमी कहीं ना कहीं आ ही रही है। तो ये सारी इंडिकेशन पौधा खुद ही दे देता है पहले। पर मैं हर बारी हर किसान को ये बात बोलती हूँ कि न्यूट्रिशन की कमी जब आंखों के सामने एक बार आ गई ना, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो चुका है। आपको उसको बिल्कुल, आपको उसमें बाद में आपको अपना करना है, उसका इलाज तो करना ही है, आपको उसमें न्यूट्रिशन देना ही है, पर कोशिश करिए कि फसल के चक्र को समझते हुए, उसकी ज़रूरत को समझते हुए पहले से ही वो पोषण प्रबंधन आप अपने दिमाग में रखिए, अपने खेत में उसको अप्लाई करिए, ताकि ये दिन ही ना देखना ये पड़े, नौबत ही ना ये आए, नौबत ही बिल्कुल, ना आए। हाँ। ये नौबत ही ना आए कि हमारे किसान ने मेहनत करी, सब कुछ किया और फिर भी उसके हाथ में जो आलू आया उसके मन मुताबिक नहीं आया, या जो वैरायटी की अच्छाइयाँ हैं वो किसान नहीं देख पाया उस वैरायटी की अच्छाइयाँ। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले दिन से ही अपना एक प्लानिंग करके चलना पड़ता है। शुरुआत सही तो सब सही होता है, उसी पर हम लोग वापस आते हैं और वहाँ पर ही हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर आपकी जो बहुत ऐसी स्टेज होती है, जैसे आपका पौधा जब रिप्रोडक्शन में जाता है तो वो एक बहुत एनर्जी वाली स्टेज होती है पौधे के लिए, बहुत तैयारी करता है पौधा रिप्रोडक्शन में जाने के लिए। तो वहाँ पे हमें पता है कि उसको एनर्जी लगेगी, उसको एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए हम लोग फिर वहाँ पे यारावीटा सेनीफॉस, जो कि एक 22% फॉस्फोरस का सोर्स है, एक एनर्जी बूस्टर के रूप में वो काम करता है, वहाँ पे हम उनको वो रेकमेंड करते हैं। और उसके साथ साथ वो हमारे पौधे में फॉस्फोरस की पूर्ति कराता है उन सभी परिस्थितियों में जो उस टाइम पे होती हैं, चाहे ठंड है, चाहे कोहरा है, चाहे दिन रात
आपके टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है, मिट्टी से नहीं मिल पा रहा है, जो भी परिस्थितियाँ उस टाइम पे हैं, जड़ छोटी है, नहीं उठा पा रही है जड़ मिट्टी में से, जो भी परिस्थितियाँ हैं उन सबसे ऊपर उठ करके वो उसमें फॉस्फोरस की पूर्ति करता है यारावीटा से नीफॉस, और उसके साथ फिर हमारे फॉस्फोरस की पूर्ति करा करके नीचे हमें मदद करता है वहाँ पे जहाँ पे कंद बन रहे होते हैं। तो यही हम बात हमेशा लेकर के आते हैं कि शुरुआत अपनी जो है, आप जैसे हम हमारे क्रॉप प्लान पे भी जाएंगे, क्रॉप प्लान में हम लोग यारामिला कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यारामिला कॉम्प्लेक्स को हमने मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने जो समझा, जो हमने किसान के जरिए यारामिला कॉम्प्लेक्स को समझा, जो किसान ने खुद करने के बाद जो किसान ने खुद बताया और खुद उसको नाम दिया, वो दिया माटी का रखवाला। अरे वाह। उसको एक माटी के रखवाले के रूप में उसने उसको पहचाना, क्योंकि किसान को दिखा कि जहाँ पे मैं यारामिला कॉम्प्लेक्स डाल रहा था वहाँ कहीं ना कहीं मेरी जो मिट्टी है वो भी मुझे खुश लगी, एक अच्छी मिट्टी देखने को मिली। ऐसा नहीं था कि मिट्टी में से नेगेटिव न्यूट्रिएंट माइनिंग हो रही थी, कुछ नेगेटिव नहीं जा रहा था मिट्टी में। तो वहाँ पे उस किसान ने खुद उसको एक माटी का रखवाला, और फिर हमने भी आगे अब उसको समझा कि वाकई में यारामिला कॉम्प्लेक्स जिस हिसाब से उसकी संरचना है 12, 11, 18, साथ में सल्फ़र, मैग्नीशियम और उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसका जो मेल जोल उसमें दिया गया है वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके का मेल जोल है, जिससे मिट्टी भी खुश, फसल भी खुश, किसान भी खुश, हम भी खुश, देश भी खुश, और हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी इससे बढ़ती है। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यारामिला कॉम्प्लेक्स की क्या महत्व है, इस पर तो हमने बात की है, लेकिन ये भी बताइए कि यारामिला कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व होते हैं और ये आलू के शुरुआती विकास के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका। तो यारामिला कॉम्प्लेक्स जो कि एक 12, 11, 18 के नाम से आता है, NPK 12, 11, 18, प्रिल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये एक हमारी खाद है। प्रिल टेक्नोलॉजी बताइए। हाँ, प्रिल टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे उसमें दाने होते हैं, और जो इसमें दाने होते हैं वो सारे अलग अलग साइज़ के उसमें दिए होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ बताती हूँ। जो इसका ये एक एक दाना है, जब आप उसका एक कट्टा खोलेंगे, 25 किलो का आप कट्टा खोलते हैं, उसका जो एक एक दाना है, उस हर एक दाने के अंदर 12, 11, 18 यानी कि 12, 11, 12% नाइट्रोजन, 11% आपका फॉस्फोरस, 18% आपका उसमें पोटेशियम, साथ में उसमें आपका 8% सल्फर, 2% मैग्नीशियम, और उसमें जो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो उसके साथ उसमें हर एक दाने में, सभी कुछ उसमें है। यस, हर एक दाने में उसमें मिलता है। अब इसकी खासियत समझते हैं। मैं NPK पे बात करूंगी क्योंकि किसान उसको ज़्यादा रिलेट कर पाता है। और ये भी बताइएगा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी, तो हम जैसे 12% जो इसमें नाइट्रोजन है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो हमने केमिस्ट्री जो उसकी बनाई है वो इस प्रकार बनाई है कि जो नाइट्रोजन है 12%, उसमें से 42% जो है वो नाइट्रेट रूप में दिया है। अच्छा। और जो 58% है वो हमने अमोनियम रूप में दिया है। अब ये क्यों किया हम लोगों ने? अभी हमने बीज लगाया, ठीक है, अब बीज को तुरंत खाना चाहिए। अब बच्चे को तुरंत खाना नहीं मिलेगा, बच्चा तो रोएगा, बिल्कुल, फिर माँ भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो वो तुरंत जो उसको नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए ना, वो ये नाइट्रेट है। तो हमने तुरंत वाला सोर्स उसका नाइट्रेट वाला बना दिया। लेकिन आज भूख है, भूख तो कल भी है, भूख परसों भी है, एक हफ्ते बाद भी है। तो वो जो ये कंटिन्यूअस जो भूख है वो ये अमोनियम पूरी करेगा। तो ये अमोनियम जो है वो जब जाएगा मिट्टी में, वो नाइट्रेट में अपना कन्वर्ट होगा और वो पौधा उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। क्योंकि नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रोजन का एक प्रेफर्ड सोर्स होता है हर पौधे, मैक्सिमम पौधों के द्वारा, जिसमें वो चाहते हैं कि हमें नाइट्रोजन मिले। एक तरीके से तैयार रोटी है वो। अच्छा, तैयार रोटी है कि बस अपना काटी और अपनी खाली, तो वो चीज़ है वो। तो ये हमने इसलिए ऐसा किया ताकि पौधे को आज भी नाइट्रोजन मिले, पौधे को कल भी नाइट्रोजन मिले, पौधे की अपनी नाइट्रोजन की जो सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी है वो उसकी बनी रहे। उसके बाद आते हैं हम अपने फॉस्फोरस पे। जो इसमें 11% फॉस्फोरस है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में इस प्रकार की 45% जो है वो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में दिया गया, 20 से 30% पॉलीफॉस्फेट के रूप में दिया गया, और 25 से 30% डाइकैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमने उसको दे दिया। अब इससे क्या होगा? फॉस्फोरस एक बहुत विचित्र न्यूट्रिएंट है। जब वो हमारा सॉइल में जाता है, फॉस्फोरस का सोर्स, तो वो सॉइल में जाते ही वो
थोड़ा सा वो डिसॉल्व होता है और वो आसपास और न्यूट्रिएंट्स के साथ वो फिक्स हो जाता है। वो फिक्स हो जाता है और वो मिट्टी में वहीं पड़ा रहता ये है। वही है जो सोशल नहीं होता। हाँ, ये वही है, दोस्ती नहीं करता हाँ, है। दोस्ती अपनी वहीं पर ही बस सीमित रह जाता सीमित है, कर सीमित लेता रह जाता है वहीं तक ही वो। और उसके अलावा जो फॉस्फोरस जो सॉइल में होता है उसमें चलने की क्षमता भी नहीं होती है, बहुत स्लो स्पीड में वो चलता है। और जब हमारा बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अगर वो गहराई में चला गया मान लीजिए, या वो जड़ से बहुत दूर पड़ा हुआ है, तब भी वो पहुंच नहीं पाता है जड़ तक। तो ये सारी चीज़ें फास्फोरस के साथ थोड़ी होती हैं, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी और उसकी जो अपटेक होती है कहीं ना कहीं पर थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। उसकी केमिस्ट्री है, उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। अगर हम बात करें कि यहाँ हमने यारामिला कॉम्प्लेक्स में इस चीज़ को कैसे सुधारा, अब ऑर्थोफॉस्फेट तो हमने उसमें दिया है, विच इज़ दी वाटर सॉल्युबल फॉर्म, जो हमें नॉर्मल भी देखने को मिलता है। वो क्या करता है कि वो गया और जितना वो घुल करके मिल सकता है मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पॉलीफॉस्फेट फॉर्म है, ये पॉलीफॉस्फेट फॉर्म में से जो ये फिक्स होने वाली जो दिक्कत थी ना ऑर्थोफॉस्फेट की या नॉर्मल फॉस्फोरस की, जो फिक्स होने वाली दिक्कत थी वो हमने इसकी हटा दी। वो हमने इसकी हटा दी कि ये फिक्स नहीं होगा और ये इसमें अपना मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली, अपना मिलता रहेगा। और उसके अलावा जो तीसरा इसमें फॉर्म दिया है वो ये दिया है कि अगर मिट्टी का पीएच थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर भी इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने जो फास्फोरस की यूज़ एफिशिएंसी है वो थोड़ी इसमें बढ़ाई, थोड़ी नहीं बहुत इसमें बढ़ाई हमने, क्योंकि फास्फोरस बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। फास्फोरस आपका जड़ में भी काम करता है, उसको हम प्लांट का एनर्जी कहते हैं। एक अगर हमारे किसान कभी पढ़े तो वहाँ एक हमारे पौधों में एक चीज़ होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जिसको हम बोलते हैं, उसका मेन सोर्स ही फास्फोरस है। उसके बिना फास्फोरस बन ही नहीं सकता। उसको आप ये मान लीजिए कि अगर पौधे में एनर्जी है तो वो उसी से है। तो एनर्जी तो हर काम के लिए चाहिए, बिल्कुल। तो वहाँ पे फास्फोरस का बहुत बड़ा एक रूप आता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों को समझ करके, इस केमिस्ट्री को समझ करके हमने फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका अपटेक बढ़ाने की कोशिश करी, और जो बड़ी भी यारामिला कॉम्प्लेक्स के ज़रिए। फिर आते हैं हम इसमें पोटाशियम। जो 18% इसमें हमने पोटाशियम दिया गया है वो आपका SOP ग्रेड का पोटाश है। SOP ग्रेड यानी कि उसमें नमक नहीं है, आसान भाषा में बोला जाए तो उसमें नमक नहीं है, वो आपका SOP ग्रेड का पोटाश है। इससे क्या होगा, जब ये मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी में नमक नहीं बढ़ेगा। मिट्टी में नमक नहीं बढ़ना चाहिए, जायज़ सी बात है। जब मिट्टी में नमक बढ़ जाता है तो वो जड़ों को इफ़ेक्ट करता है। जड़ के आसपास का जो जोन होता है, जो जड़ के आसपास का एरिया होता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। वहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी घट जाती है, कई बार पानी भी नहीं उठा पाता है पौधा, तो बहुत चीज़ें आ जाती है जब मिट्टी में खारापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मिट्टी में खारापन नहीं आने देता है। एकमात्र ऐसा NPK है जो SOP ग्रेड पोटाश में आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मिट्टी का रखवाला भी है, क्योंकि मिट्टी के में खारापन ये ऐसे नहीं करता है। तो ये NPK हो गया। उसके साथ साथ इसमें आपका सल्फ़र जो मैंने बताया, आपका 8% इसमें सल्फ़र और 2% जो मैग्नीशियम है, वो NPK को तो मदद कर ही रहे हैं और अपना भी हिस्सेदारी अपनी पूरी उसमें निभा रहे हैं। तो हर एक जो इसमें आपका प्रिल है, डिफरेंट दानों का इसमें दिया हुआ है, उसमें ये सब कुछ है। अब ये डिफरेंट साइजेस के दाने क्यों दिए? अच्छा, अब इसमें दाने के साइज भी अलग अलग, दाने के साइज हल्के इसमें अलग किए गए हैं। क्यों किए गए हैं कि जब मैंने मुट्ठी में अपना फर्टिलाइज़र लिया और मैं उसको ब्रॉडकास्ट करूँगी तो जो आपके डिफरेंट दाने हैं वो अलग अलग जगह पे गिरेंगे। कोई बड़ा है तो उसकी स्पीड अलग होगी, छोटा है तो उसकी स्पीड अलग होगी। अच्छा। तो वो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वो खेत में पूरा फैलते हैं और हर एक पौधे को वो मिलते हैं। हर एक पौधे को, मैंने पहले ही कहा ना कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, किसान को ऐसा खेत नहीं चाहिए कि एक तरफ से तो बढ़िया दिख रहा है, दूसरी तरफ से वो डाउन है खेत। ऐसा खेत नहीं चाहिए, एक सार खेत चाहिए मेरे को, बिल्कुल। तो वहाँ पे यारामिला कॉम्प्लेक्स हमारा ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाता है कि हर पौधा खुश, किसान खुश, और अपना खेत जो है पहले दिन से वो एक बराबर देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग जो, अगर हम शुरुआत में देखें तो शुरुआत में ही हम उसकी रिकमेंडेशन कर देते हैं 25 किलो के हिसाब से, 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसकी पहली रिकमेंडेशन करते हैं, जो बुवाई के समय की है। बुवाई के समय, हाँ। उसके बाद हम फिर जब 25-30 दिन का समय आता है, हम एक बार ही उसकी रिकमेंडेशन उस टाइम पे देते हैं 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, ताकि जो
शुरुआत जो है, मैंने जैसा बताया कि पौधे को आपका NPK मिलेगा, उसकी शुरुआत बढ़िया होगी, एक साल उसकी शुरुआत होगी। और ख़ुद किसानों ने ये बात बोली है कि जहाँ पे यारामिला कॉम्प्लेक्स की से उन्होंने जब शुरुआत करी है तो उनको खेत अपना जैसे जैसे खेत प्रोग्रेस किया है तो कहीं पर भी ये नहीं आया कि यार मेरा खेत यहाँ से डाउन रह गया। उनको खेत अपना पहले दिन से एक बराबर दिखता है, उसमें एक बराबर वेजिटेटिव ग्रोथ दिखती है, एक साथ पौधे में हमारी रिप्रोडक्शन आती है। सारा हमारा जो साइकिल है वो एक बिल्कुल बैलेंस साइकिल चलती है, एक सिनर्जी वाली अच्छी साइकिल, हमारी सिंक्रोनाइज्ड साइकिल चलती है सारी। तो वो चीज़ इसमें बहुत फ़ायदा देती है। फिर आगे वाली स्टेज पे जब हम जाते हैं 25 से 30 दिन पे जब हम जाते हैं और वहाँ पे हम यारामिला कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशन कराते हैं, तो वो इसलिए कराते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे पौधा नए कंद बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तो पौधे को भाई अब इस टाइम पे तो जोश चाहिए, इस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर, पूरा बढ़ने के लिए, अपना कंद बनाने के लिए। तो वही चीज़ में यारामिला कॉम्प्लेक्स उसको मदद करता है, पूरी अपनी अवेलेबिलिटी करा कर के न्यूट्रिएंट की सिनर्जी के साथ बन देता है और पौधा अपना सही तरीके से आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हम यारामिला कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशन कराते हैं पौधे में। तो इसका छिड़काव किस तरीके से किया जाए? मैम ये ब्रॉडकास्टिंग में जाता है। जब आपने शुरू में जब बीज बुवाना है उस टाइम पे आप इसका सिंपल ब्रॉडकास्टिंग में एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जी। आप अपना उस टाइम पे आप और भी चीज़ें जो किसान देते हैं उनके साथ आप इनको मिला करके ब्रॉडकास्टिंग में अपना दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसका दाना कहीं एक जगह जाकर चिपक जाता है और जगह इसका न्यूट्रिएंट नहीं फैलता? नहीं मैम, तभी मैंने बताया कि इसका जो दाने हैं वो इस प्रिल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका हर एक दाना खेत में जाता है, पौधे के पास जाता है, पौधे को मिलता है और बड़े आसानी से मिल जाता है। एक चीज़ ना हमें हमेशा पौधे की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पौधे की एनर्जी जब कंजर्व होगी ना, आजकल अगर आप अपनी जवान पीढ़ी से बात करेंगे, एक बड़ा वर्ड फेमस हुआ पड़ा है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बिल्कुल, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें आगे जा कर के मिलता है, यही है उसका मतलब। तो पौधे की जब हम एनर्जी कंजर्व कराते हैं ना कि उसे जो चीज़ चाहिए वो आसानी से मिल रही है, प्यार से मिल रही है, समय पर मिल रही है, तो उसकी एनर्जी कंजर्व होती है। वही लिविंग बीइंग है। हाँ, वो भी लिविंग बीइंग है, उसकी एनर्जी बच रही है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज होएगी ना। वो अच्छी जगह कौन सी होती है? जब आगे पौधे को ज़रूरत पड़ता है, पौधा शांति से अपना जीवन काल बिता रहा होता है, तो वही उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, वही उसकी एनर्जी कंजर्व होती है यारामिला कॉम्प्लेक्स और पूरे यारा क्रॉप प्लान से, क्योंकि उसे सब कुछ शांति से आराम से अपनी ज़रूरत अनुसार मिलता रहता है, बिना ज़्यादा एनर्जी खपाए हुए, मैं बोलूँगी। तो यही यारामिला कॉम्प्लेक्स की खासियत है कि जहाँ वो गया है वहाँ उसे वो अपना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये यारामिला कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हम जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके आउटपुट कैसे आएंगे? जैविक खाद मैम नॉर्मली पहले डालता है किसान, जब वो अपनी मिट्टी तैयार करता है, अपना खेत तैयार करता है, उस टाइम पे बिल्कुल किसान जैविक खाद डाले। और आपकी जब बुवाई करनी है तब तो उसने अपनी रासायनिक खाद पे जाना है। जब वो अपनी खेत तैयार करेगा उस टाइम पे जैविक खाद डाले, ज़रूर डाले। जो मिलता है, गोबर खाद मिलती है, केचुआ खाद मिलती है, सिटी कंपोस्ट मिलता है, जो मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का वो उसमें ज़रूर डाले, ताकि हमारे जो मिट्टी की संरचना सुधरती है उससे, मिट्टी का अपना बनावट सुधरती है उससे, मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे तो मिट्टी एक अच्छी दिशा में जाती है, मिट्टी का रंग सुधरता है उससे, बहुत अच्छी एक बहुत क्वालिटी होती है मिट्टी का रंग जो हम कई बार भूल जाते हैं, तो मिट्टी का रंग भी कई बार उससे सुधर जाता है, संरचना सुधरती है मिट्टी से। तो तैयार करते समय किसान ज़रूर उसको डाले। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किसान हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में लेकर के चले कि मुझे इस हिसाब से अपनी खेती करनी है। अपनी जैविक खाद मिट्टी में जाए, फिर रासायनिक खाद का हम सही तरीके से, बैलेंस तरीके से, जैसे हम आप लोग को यारा क्रॉप प्लान में बताते हैं उस हिसाब से उपयोग करें तो हमारा सही चलेगा, सब कुछ बैलेंस चलेगा। जी, सरकार की ओर से भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं समय समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए होती हैं, और आलू की खेती के लिए खास तौर से कुछ ऐसी चलते चलते योजना या सहयोग आप बताना चाहेंगी? जी, जो सरकार है, सरकार हमें बहुत किसानों को प्रेरित करती है कि अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। तो वो सरकार भी और हम भी किसान से आग्रह करते हैं कि अपनी खेती, कोई भी अपनी फसल लगाने से पहले आप अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं। सरकार भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे बहुत जोर देती है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को आप फॉलो करें, बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे जाएं, जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा है। ये सारी जानकारी आपको सरकार द्वारा भी दी जाती है और हम लोग भी उसी
उसी नक्शे कदम पे हैं कि हम जितना अपने किसानों को सही दिशा दिखा सकें, एक अच्छी पैदावार के लिए, गुणवत्तापूर्ण पैदावार के लिए वो किसान को ज़रूर मिले। जैसे कि मैंने क्रॉप प्लान की बात करी, यारामिला कॉम्प्लेक्स की बात करी। बहुत किसान ये कहते हैं कि जब हमने यारामिला कॉम्प्लेक्स शुरू में डाला, फिर हमने बीच में यारालिवा नाइट्रा बोर्ड डाला, और जो मैंने आपको फोलियर एप्लीकेशन बताई यारावीटा सेनीफॉस की, वो जब किया तो स्टोरेज में बड़ी उनको मदद मिलती है। ये बहुत किसान खुश होकर के बोलते हैं कि जब हम स्टोर करते हैं तो वो एक अच्छा हमें आलू मिलता है स्टोरेज के बाद। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि किसान को खुशी मिलती है। सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं कि किसान प्रगति करेगा तो देश प्रगति करेगा। बिल्कुल। तो इसी राह पे हम सब लोग साथ में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमने बात की है डॉक्टर रिदम कक्कड़ से। आप हैं बायोलॉजिकल एक्सपर्ट मैनेजर यारा इंडिया से। बहुत सारी अच्छी जानकारी हमने आपसे ली है और आज का विषय था आलू में सही पोषण की सही शुरुआत और यारामिला कॉम्प्लेक्स की इसमें क्या भूमिका है, साथ ही साथ सरकार का क्या क्या सहयोग हमारे पूरे भारत देश के किसान भाइयों को है। बहुत अच्छी जानकारियां मैम आपने हमारे साथ साझा की हैं, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। और इतनी वाइड इन्फॉर्मेशन आप इतनी सरलता से देती हैं। मुझे ये बताइए, क्या आप पौधों को, खेती को प्यार करती हैं बच्चों की तरह से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही है जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, आगे भी जीवन चलेगा। तो अगर हम उनको नहीं संजो के रखेंगे तो शायद हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से अपनी मिट्टी, अपने पौधों को संजो के रखें, उन्हें उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनको समझें और हम अपनी अच्छी खेती करें, अच्छा सीज़न जाए सब लोगों का, वही हमारी कामना है। बस अच्छी मिट्टी रहे आज भी और कल भी, यही बस कामना है। और अभी किसी ने मुझसे कहा था शुभ खेती, तो ऐसे ही शुभ खेती कीजिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आई और बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। थैंक यू मैम। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो एक बार फिर ये जो किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 हम आप तक लेकर आए हैं, इसके समापन का सिर्फ आज और यहीं के लिए समापन का समय हो चुका है। लेकिन हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि एक बार फिर आएंगे और एक और खास विशेषज्ञ को लेकर आएंगे, एक खास नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपको मैं दोहरा कर बताना चाहूँगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड ये खास प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आप हमारे सभी कार्यक्रम हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 पर सुन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज जो है 90.4 आगरा की आवाज़ पर कभी भी कोई भी कार्यक्रम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देश के दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। कभी भी कुछ मिस हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, आप कभी भी उसको जानकारी को ले सकते हैं और अपने सुझाव, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी के लिए हम इजाज़त चाहेंगे और अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।